आई होप यू गाइज रिमेम्बर, आपने इससे पहले मीन वैल्यू थ्योरम किया हुआ है. correct? आपने जो किया हुआ था दैट वाज फॉर डेरिवेटिव. आज हम लोग सीखेंगे उसका ही इंटीग्रल वाला वर्जन. ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बढ़ रहा है, ऐसा समझ लीजिए. सेम चीज पढ़ेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल. उसके साथ साथ जो भी आपने पहले पढ़ा था उसका यूज करने वाला है. So what I'll do is over here I'll just write the statement of for derivative mean value theorem for derivative. ठीक है, तो आप लोग मुझे गाइड करो क्या होता है डेरिवेटिव का स्टेटमेंट. मीन वैल्यू थ्योरम, डेरिवेशन, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेशन लिखने जा रहा था, डेरिवेटिव. ओके, यस. किसी को याद है स्टेटमेंट क्या था? फिरदौस जी गुड मॉर्निंग. हाँ, क्या था? कोई डिक्टेट करो ना, थोड़ा सा मैं भूल गया. हाँ, थोड़ा बहुत ही चाहिए. ओके, ओके, ओके. हाफ राइट हाफ रॉन्ग. एनीबडी एल्स? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो कहा मैं वो लिखने की पहले कोशिश करता हूँ. उन्होंने ये कहा कि एक फंक्शन है फ्रॉम ए कॉमा बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस. फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ तो एक सी एग्जिस्ट करता है इनसाइड दिस. एक्चुअली ये नहीं कहना चाहिए था, ये इस तरीके से आएगा. ओपन, सॉरी, बिटवीन बोला तो ये उन्होंने सही कहा. सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू समथिंग, है ना, उन्होंने ये कहने की कोशिश की. बट इसमें कुछ चेंजेस करेंगे. एनीबडी एल्स? उन्होंने फंक्शन के बारे में बता दिया. उन्होंने ये भी याद है उनको कि कुछ तो सी एग्जिस्ट करता है बीच में, है ना. अभी आगे पीछे का पार्ट फिल करना है. कोई और ट्राई करेगा? मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव. कुछ कंडीशंस होगा. उन्होंने क्या कहा ना कि उन्होंने सी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डियर वन थिंग इज देयर, वो सी हर बार एग्जिस्ट नहीं करता. इन दिस सेंस व्हाट आई सेड इज कि कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस फंक्शन को फॉर दैट सी टू एग्जिस्ट. ठीक है, तो मैं इनिशिएट कर देता हूं. इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, close interval a comma b, and differentiable on open interval a comma b, then there exists some c between a and b. तो आपने क्या किया था? डिफाइन किया था. सिर्फ डिफाइन होना जरूरी नहीं है, ये दो कंडीशन होना चाहिए. It should be continuous on the closed interval and it should be differentiable on the open interval. Then there will exist some c between a and b such that, आपने जो मुझे कंडीशन बोला था ना वो ऑलमोस्ट राइट था. छोटा सा चेंज है. कोई मुझे बताएगा क्या है वो कंडीशन? सच दैट वो c क्या सेटिस्फाई करता है? एनीबडी? ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, ना जी. इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, आप जो बोल रहे हो ना, आप इसका एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हो. हमें सी का यूज करना है, सी का यूज करना है. आई थिंक कि थोड़ा बहुत इशू हो रहा है. मैं क्या करता हूं ना, मैं आप लोगों को इसका एक एक्सप्लेनेशन छोटा सा दे देता हूं. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज माय फंक्शन. Now, if this function f is continuously differentiable, यानी कि इस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल भी है, तो वो जो स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम, वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी. सपोज कहीं तो पॉइंट होगा सच दैट द लाइन जॉइनिंग एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये जो लाइन होगा ना, दिस विल बी टेंजेंट फॉर दैट पॉइंट. जैसे कि ये जो लाइन है, दिस कुड बी टेंजेंट फॉर दिस पॉइंट, तो सी ये होगा. अगर इसका मतलब टेंजेंट क्या होता है, तो इट इज एफ डैश ऑफ सी
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब याद आ रहा है किसी को ये देख के, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दिस इज नथिंग बट मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहता है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर and it is differentiable inside an open interval, then there will exist a c inside the open interval ab such that at that point उस c पे अगर आप डेरिवेटिव लोगे that is same as f of b minus f of a divided by b minus a। अगर उसको थियोरेटिकल में से वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो उसका मतलब a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां का टेंजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस बिकॉज डेरिवेटिव इज नथिंग बट द टेंजेंट। इज द स्टेटमेंट थोड़ा बहुत क्लियर, क्योंकि हमें इसको यूज करना पड़ेगा बिकॉज डेरिवेटिव का ही एप्लीकेशन से हमें मिलता है इंटीग्रल वाला। यस याद रहेगा सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, देन देयर विल एग्जिस्ट सम c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ठीक है, तो इसी का यूज करके समथिंग सिमिलर स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन फॉर इंटीग्रल, और उसका प्रूफ भी बहुत इजी सा है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारे पोर्शन पे आते हैं। मीन value theorem for integral। so statement थोड़ा बहुत सिमिलर है कि if my f is continuous on closed and bounded interval कौन सा इंटरवल? तो a कॉमा b, then there exists some c inside the open interval a comma b such that your f of c is equal to 1 divided by b minus a integral a से b f of x dx। अगर आप देखोगे हमने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा डेरिवेटिव का मीन वैल्यू थ्योरम, वहां पे दो कंडीशंस थे, f should be continuous and f should be differentiable, then there exists c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। यहां पे आप देखोगे तो एक सिंगल सा कंडीशन है। अब ये जो है, इसे ये जो स्टेटमेंट है इसे हम लोग कोरोलरी कह सकते हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट का। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आपके पास ऊपर वाला स्टेटमेंट है तो इसका प्रूफ सिर्फ दो लाइन में हो जाता है। कैसे करेंगे? तो हमें क्या क्या पता है, व्हाट आर द अजम्पशंस विद अस। स्टेटमेंट के अंदर हमें सिर्फ इतना पता है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन सूरज कुछ क्वेश्चन है रेज्ड, और हाँ बोले ना। ओके, कोरोलरी यानी कि ऐसे रिजल्ट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ मेन रिजल्ट। जैसे कि यहां पे होगा हमारे पास मेन रिजल्ट क्या है, तो मेन रिजल्ट इज दिस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। अब अगर इसका जो फाइनल रिजल्ट आया ना उसको डायरेक्टली मैं यूज करके और एक उसके ही कॉन्सिक्वेंस निकालता हूं। कॉन्सिक्वेंस यानी कि उससे ही आगे बढ़ता हूं थोड़ा, उसके बाद जो रिजल्ट मिला ना छोटा सा रिजल्ट जो उसके ही आगे बनता है उसे हम लोग कोरोलरी कहते हैं। कोई भी बड़े बड़े थ्योरम के बहुत सारे कोरोलरीज होता है। जैसे कि आप बहुत सारे दूसरे मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो हर एक जगह पे क्या होता है ना, एक बड़ा थ्योरम होता है और उसके बाद कुछ छोटे छोटे थ्योरम होते हैं जो बड़े थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करके आगे बढ़ते हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज कोरोलरीज। और एक होता है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम किसे कहते हैं हम लोग? जो खुद ही बेस होता है बहुत सारी चीजों का, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल। कोरोलरी यानी कि एक बड़े से थ्योरम का छोटा सा एक्सटेंशन होता है। समझ रहे हो कोरोलरी वर्ड का मतलब? बिकॉज बहुत बार यूज होता है, कोई भी रेफरेंस बुक में जाओगे ना तो वहां पे लेमा वर्ड यूज होता है और कोरोलरी होता है। लेमा का मतलब क्या होता है कि ऐसे थ्योरम्स या फिर ऐसे स्टेटमेंट जो आपको
आपके थ्योरम को प्रूफ करने में मदद करता है। कोरोलरी का मतलब आपने प्रूफ कर लिया है, उसके बाद आप उस स्टेटमेंट को यूज करके और प्रूफ्स बनाते हो, दैट आर कॉल्ड एज कोरोलरी। दिस आर टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज इन रेफरेंस बुक के अंदर। ठीक है, इस बोथ द वर्ड क्लियर? लेमा का मतलब क्या होता है और कोरोलरी का मतलब क्या होता है? ओके, ग्रेट ग्रेट। सो नाउ व्हाट वी हैव, अगर मैंने बोला है कि ये कोरोलरी है, उसका मतलब क्या होगा कि बहुत सिंपल सा प्रूफ होगा, आगे वाले स्टेटमेंट को यूज करना होगा, लेकिन थोड़ा हमें मेहनत करना होगा। किस तरीके से? हमें पता है कि f इज कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस है, उसका मतलब मैं अपने इनडेफिनाइट इंटीग्रल को डिफाइन कर सकता हूं। यस, इनडेफिनाइट इंटीग्रल के लिए कंडीशन क्या था कि दैट शुड बी रीमान इंटीग्रेबल, और रीमान इंटीग्रेबल कब होता है? जब वो कंटिन्यूअस होता है। तो उसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहां से मैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल तक कनेक्ट करने वाला। सो वी डिफाइन indefinite integral of small f on this interval as my capital F of x is equal to integral a से लेके x f of t dt। ओके, इज इट फाइन? चलेगा? यस चलेगा, इशू नहीं है कुछ। मैं यहाँ पे t की जगह पे x यूज करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, मैं इसको z ही ले लेता हूँ। दिस इज z, तो ऊपर z, यहाँ पे x, यहाँ पे dx। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ अभी के लिए इनडेफिनाइट इंटीग्रल को डिफाइन किया है, वेयर दिस z इज एन एलिमेंट ऑफ a, b। अब इस z, ये सॉरी, ये f के बारे में आपको क्या पता है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट यू नो अबाउट दिस f? ये कैपिटल F जो है, उसके बारे में हमें क्या पता है? इंडेफिनाइट इंटीग्रल। यस, दिस कैपिटल F की कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है? बाबा, किया था कल रिवाइज भी, कैपिटल F की एक प्रॉपर्टी किया है हमने। व्हाट इज इट प्रॉपर्टी? दिस कैपिटल F of Z is what? इंडेफिनाइट इंटीग्रल है ना ये? क्या होता है ये? इट इज व्हाट? जाग रहे हो ना? और मेरा कनेक्शन भी है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे, कनेक्शन तो है सही से। यस, एनीबडी? ये कैपिटल F ऑफ Z इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ये? एक ही प्रॉपर्टी पढ़ा यार हमने कैपिटल F ऑफ Z का। इंडेफिनाइट इंटीग्रल इज व्हाट? इज, हेलो, जाग रहे हो ना सब लोग? कोई है कि नहीं है क्लासरूम के अंदर आज? जस्ट चेक वंस। हाँ सही कर, हाँ हो, लेकिन क्या हुआ? इंडेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े क्या हमने? शुड आई रिवाइज? अगर आप जाओगे पहले लेक्चर के अंदर, जब हमने डिफाइन किया था, तभी तो हमने ये चीज प्रूव किया था। प्रूव तो किया था हमने कि ये जो f होता है दैट इज कंटिन्यूअस और a कॉमा b। यस और नो? क्या हो रहा है, सब नींद में है? आज वाइब्स ही नहीं आ रहा है कि जाग रहे सब लोग। Therefore, my f of z is continuous on close interval a comma b। इसके बाद हमने और एक चीज पढ़ा था जो कैपिटल F और स्मॉल f को कनेक्ट करता है, कोई मुझे बताएगा वो क्या था? कैपिटल F और स्मॉल f को कनेक्ट करने वाला और एक चीज हमने सीखा था, क्या था वो? आज कोई जागना नहीं चाहता है,
क्या हो रहा है, आज फ्राइडे है, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे बाबा एफ और जेड के बीच में कोरिलेशन में स्टैट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, स्टैट्स नहीं है। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है हमको? हमें ये कहता है कि योर एफ डैश ऑफ एक्स is equal to small f of x for all x inside the closed interval a comma। सब लोग को ये लग रहा है कि स्टैट्स का लेक्चर चालू है, ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया सर? आई थिंक नींद आ रही है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, सबको बहुत ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे ज्यादा नहीं करेंगे, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है हमें। सो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंप्लाइज मी व्हाट, कि मेरा जो एफ है इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, एटलीस्ट क्लोज इंटरवल में होता है, लेकिन मैंने सिर्फ ओपन इंटरवल लिखा। मैंने अभी तक क्या क्या देखा है? तो मैंने ये देखा कि कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस, कैपिटल एस इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। ये दोनों स्टेटमेंट कहां पे आता है? यस, ये दोनों स्टेटमेंट है कहां पे? अभी अभी हमने किया था। यस, these two statements we have done somewhere। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस, यस, इट इज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। therefore by mean value theorem MVT for derivative, क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कि there will exist कोई तो C inside A comma B such that, क्या था वो? कि इस चीज का कैपिटल एफ के बारे में बात चल रही है, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एच सी कैसे मिलता है? दिस इज सेम एज योर कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, ये मीन वैल्यू थ्योरम कैसे यूज किया? बिकॉज अब तो प्रूफ हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, बिकॉज अभी सिर्फ एक स्टेप में आंसर है। ये मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया, समझा किस तरीके से, क्यों यूज किया? बिकॉज मेरा कैपिटल एफ कंटिन्यूअस है इनसाइड क्लोज इंटरवल, इट इज डिफरेंशिएबल इनसाइड ओपन इंटरवल, therefore by mean value theorem for derivative I got this। is it okay? let me know। चलो जागो थोड़ा यार, yes or no, let me know in the chat box। ओके, एक तो जाग रहा है, बाकी सब नींद में से उठ जाओ, मेरे बाद के लेक्चर में एटलीस्ट अच्छे से अटेंड कर लेना। यस, चलो नयन, बात शालू एंड साहिल, ओके, गुड गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ कोई मुझे बताएगा ये क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ सी क्या होगा? कैपिटल एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? कोई बताएगा? थैंक यू फिरदौस। यस, व्हाट इट विल बी? एफ डैश ऑफ सी, कैपिटल एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? इट इज स्मॉल एफ ऑफ सी, स्मॉल एफ ऑफ एक्स नहीं, स्मॉल एफ ऑफ सी, बिकॉज एक्स की जगह पे सी है तो वो हो जाएगा करेक्ट। मैं इस चीज को एज इट इज लिखता हूं 1 बाई बी माइनस ए। कोई मुझे ये बताया था ये कैपिटल एफ ऑफ बी क्या होता है? कैपिटल एफ ऑफ बी क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ बी, तो मुझे क्या करना होगा? जिस तरीके से डिफाइन किया है ए से लेके बी तक, ठीक है, सो इट इज इंटीग्रल ए से लेके जेड होता है, तो यहां पे ए से लेके बी होगा एफ ऑफ एक्स डीएक्स। चलो कोई मुझे ये बताएगा कि एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए, चलो जी, एफ ऑफ ए, कैपिटल एफ ऑफ ए क्या होगा? मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन रखा है फॉर योर रेफरेंस। यस, चलो जागो जागो जागो। हाँ, व्हाट इज, आपने सही बोला, इंटीग्रेशन ए टू है, लेकिन वो क्या होगा? उसको एक नंबर दे सकते हो ना आप? इंटीग्रेशन ए से लेके ए तक क्या होता है? 0, करेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखोगे, so this is nothing but a required result। There exists C such that f of C is equal to 1 by b minus a इंटीग्रल a से लेके b f of x dx। तो आपको ये समझा, इसके अंदर
हमने कुछ नया नहीं किया है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव को यूज करके एक नया कंक्लूजन लेके आए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको कोरोलरी कह रहा था ऊपर वाले स्टेटमेंट का, बिकॉज यहां पे हमने कुछ फंडामेंटल चीज नहीं की है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग को यूज किया है सर। ठीक है, ये प्रूफ समझा आप लोगों को, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। आई विल गिव यू 1 मिनट, देखो कहीं पर डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो, लेकिन पढ़ो हर एक स्टेटमेंट को। ठीक है, रीड द थिंग्स वंस, याद रखने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, लेट मी नो इफ आई नीड टू स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप। ओके, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी ऑफ यू टू क्रिएट नोट्स। नोट्स बनाओ खुद का अभी से, पीडीएफ तो रोज आता है लेकिन खुद का नोट्स भी बनाते रहो। So by fundamental theorem, आई थिंक बिकॉज ऑफ ये सीजन थोड़ा चेंज हुआ ना, कोई बात नहीं, लेकिन कल से सब जाग लेना, अगर कल लेक्चर है, कल लेक्चर नहीं नेक्स्ट टाइम बी अवेक, और कुछ नहीं। अब हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। इज इट ओके, किसी को कोई डाउट है, डिफिकल्टी है इस प्रूफ के अंदर? ओके ग्रेट, सो नाउ विल बी डूइंग समथिंग व्हिच माइट अवेक यू ऑल। ठीक है, व्हाट विल बी डूइंग इज वी विल बी डूइंग एग्जांपल्स, दिस आर नथिंग बट प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस। Okay, so in the following example, find the value of c that satisfy mean value theorem for integrals on the given interval. ठीक है, तो अभी अभी हमने जो पढ़ा है उसको हमको c फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि if f is continuous on this interval, then there exists some c inside the open interval a to b such that, याद रखेंगे आप हर कोई, f of c is equal to 1 by b minus a इंटीग्रल a से लेके b तक f of x dx। ओके, दिस इज एक्चुअली द एवरेज। हम लोग थोड़े टाइम बाद बात करेंगे, आगे आगे जैसे पोर्शन जाएगा ना, इसको हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, so we'll be solving the first example. What it is, f of x is equal to x 1 minus x comma range is 0 से लेके 1 तक। ओके, तो हमें करना क्या है, तो हमें c को फाइंड आउट करना है जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। ओके, सो हमें क्या करना है, ऐसा c ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, सो f of c is equal to कंडीशन क्या था, b माइनस ए इंटीग्रल a से लेके b तक f of x dx। उसके साथ साथ इस c को कहां पे होना चाहिए, तो इस रेंज के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है, हमें c ढूंढना है सच दैट वो कंडीशन सेटिस्फाई करे और उसका रेंज 0 से लेके 1 तक हो। इज इट ओके, क्वेश्चन समझा सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बाकी सब लोग भी जाग रहे हो, मुझे बताओ आप सब लोग। ओके, नयन जाग रहा है और एक जिसने आवाज दिया, ओके वेरी गुड। शालू इज आल्सो अवेक, ग्रेट, थैंक यू, यस ग्रेट। सो नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज व्हाट यू गाइस विल बी डूइंग इज यू विल बी फाइंड आउट इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप, बाकी सब आपको मेरे साथ करना है, तो बी अवेक। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ये राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 डिवाइड बाय b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 0 है, इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक का है। देन f of x क्या है, तो इट इज x 1 माइनस x dx। ठीक है, तो आपका काम शुरू हो जाता है, मुझे इसका वैल्यू ढूंढ के दो जल्दी जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इंटीग्रेशन निकालना है, फिर लिमिट्स रखना है, दैट इज योर टास्क।
सब पेन और पेपर लेके रेडी रहो, बिकॉज इसके ये 3 सम और उसके बाद और 4 सम करना है हमें. सो बी रेडी विद द पेन एंड पेपर. और आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, दिस आर द थिंग्स जो आप प्रैक्टिकल्स के अंदर करोगे. ठीक है, तो प्रैक्टिकल शीट जो आएगा आपको नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तब ये सब करना है. इट इज 1/6. इज इट राइट? लेट मी नो अदर्स. 2 जन को सेम आया है, साहिल एंड द वन हु सेड इन द ऑडियो. यस, yes, it is right. It was easy also. So now what I got to know is कि मुझे ऐसा C ढूंढना है such that my f of C is equal to 1/6 और C कहाँ पे होना चाहिए? तो C should be inside this interval. ठीक है, तो अब f of C क्या होगा? तो f of C is C 1 minus C is equal to 1/6. इस चीज का ध्यान रखेंगे कि C हमें 0 और 1 के बीच में चाहिए. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं इसको थोड़ा ओपन. is equal to 1/6. Therefore 6C minus 6C square is equal to 1. Therefore 6C square minus 6C plus 1 is equal to 0. ठीक है, तो C should be between this. चलो जल्दी जल्दी इसका रूट्स दे दो मुझे, और ऐसा रूट देना जो 0 और 1 के बीच में है. Correct? You have to find out roots such that it is between 0 and 1. चलो चलो. You have to use that formula. क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज +6 के ऐसे कोई फैक्टर आते ही नहीं है जो -6 देता है. राइट? चलो चलो जल्दी जल्दी. अगर आपको लगता है यू आर अनेबल टू गेट एनी स्टेप्स, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अगर 3 लोगों ने हाँ बोला है, दैट डजंट मीन कि आई वोंट सॉल्व. हाँ बोलिए ना. minus b plus or minus square root of b square minus 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना. क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मेथड था ना, वो वाला याद है? ये कैसे करना है, मतलब हाँ कैसे करना है वो पता होना चाहिए. फॉर्मूला आई गिव इट ओवर हियर. सो इट इज minus b, so it is 6 plus or minus square root of 46 minus 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या लिखूंगा मैं? 2 into 2 ना 6. हाँ, तो it is 12. So it is 6 plus or minus square root of 12 divided by 12. So it is equal to क्या करेंगे? 6 plus or minus 2 root 3 divided by 12 ही है. So this is same as what? अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो it is 3 plus or minus root 3 by 6. So it is nothing but 1/2 plus or minus root 3 by 6. Is it right? इसको अगर और अच्छे से लिखने की बहुत ज्यादा दिल करता है तो करो. It is 2 root 3. और अच्छा लिखना है तो it is half time 1 plus or minus 1 by root 3. Correct? b square minus 4ac. सही है क्या ये? Let me know in the chat box, guys. Is it correct whatever I wrote on the screen? Yes, it is right. So now dear friends, we need to think about, will it be between 0 to 1? क्या लगता है आपको? ये दोनों वैल्यू मेरे पास C के 2 वैल्यूज मिल गए. एक है हाफ 1 plus 1 by root 3. दूसरा जो मुझे मिला है दैट इज C is equal to half 1 minus 1 by root 3. इसमें से कौन सा है जो 0 और 1 के बीच में रहेगा? थोड़ा लॉजिक यूज करो और मुझे बताओ. Both, yes. So we got 2 values of C. So my dear friends, over here we observe one thing.
हमें क्या ढूंढना था, c ढूंढना था। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट c। तो जो c होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन शुड एग्जिस्ट। इन दिस केस लकीली वी फाउंड टू, है ना। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही होना चाहिए। सो वी फाउंड टू वैल्यूज एंड बोथ सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, करेक्ट। सो बोथ आर द वैल्यूज दैट कुड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ओके, इज इट ओके टू एवरीबॉडी कि हमने क्या किया, हमने सी का वैल्यू किस तरीके से निकाला। क्या सबको जस्टिफाई है ये 0 के 1 के बीच में होगा, बिकॉज √3 है एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप देखना चाहोगे तो आप ये देखोगे कि दिस थिंग इज लेस देन 2 और उसको हाफ करोगे तो इट विल बी लेस देन 1। सिमिलर इज ओवर हियर, दिस इज लेस देन 2 और उसको हाफ करोगे तो इट विल बी लेस देन 1, और 0 से तो दोनों ही बड़े। यस सर, ओके ग्रेट। सो व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी सॉल्विंग दिस सेकंड सम नाउ। एक बार अच्छे से देख लो, और याद कर रहा हूं मैं कैसे करेंगे इसको। ओके, मतलब कि याद इन द सेंस मुझे क्वेश्चन याद करना पड़ेगा ना। सो क्या था, मैं भूल गया, देखो वापस f ऑफ x। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, ग्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equal to क्या था, cos, I think it was 2 pi minus x। रेंज याद है क्या मुझे, इट इज 3 पाई बाई 4, और ये 3 पाई बाई यानी कि 1 से बड़ा है क्या, नहीं 1 से बड़ा नहीं, तो ये पाई था। ठीक है, लेट मी जस्ट वेरीफाई वंस। 2 पाई माइनस x, यस इट इज राइट, वेरी गुड सागर। क्या करना है, सेम चीज है, तो हमें c ढूंढना है such that my f of c is equal to 1 by b minus a इंटीग्रल 3, सॉरी मैं फॉर्मूला फॉर्म में पहले एक बार लिखूंगा। ओके, ये हो गया, एंड देन दिस इज f of x dx, वेर ये c कहां पे होना चाहिए, तो उस रेंज के बीच में होना चाहिए। सो 3 पाई बाई 4 कॉमा पाई। ठीक है, देयरफॉर ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ना, तो वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई b का वैल्यू क्या है मेरा, पाई, a का वैल्यू 3 पाई बाई 4 इंटीग्रल a से लेके b, सो इट इज 3 पाई बाई 4 से लेके पाई। f ऑफ x क्या है, तो इट इज cos 2 पाई माइनस x dx, करेक्ट। पहला क्वेश्चन, ऐसे चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे इंटीग्रल्स को, किसी को याद है, बिकॉज मैं भूल गया हूं। कैसे करेंगे ऐसी चीजों को सॉल्व यार, कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पाई माइनस एक्स डेरिवेटिव होता था तो हो जाता था, तो इसमें कैसे करूं, किसी को याद है, हाँ बोले ना। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट विल बी यूजिंग, ग्रेट थॉट। ओके, सो पुट 2 pi minus x is equal to t, then what I will do is, then my minus dx is equal to dt, is it okay? yes मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, अच्छा 2x माइनस पाई था, मुझे जब मैंने वो लिखा ना तब मुझे समझा कि कुछ गलत है, हम लोग 2 पाई माइनस x लिख रहे हैं, बट एक्चुअल क्वेश्चन इज 2x माइनस पाई। अच्छा वो अभी देखा, अदरवाइज आगे जाके बहुत कुछ गलत होता है, एंड देन फिर हम लोग सोचते रहते। सो इट इज गुड 2x माइनस पाई, बिकॉज यहाँ पे मुझे माइनस आया ना, देन आई थॉट कि कुछ मिस्टेक हो सकता है। ओके, सो दिस इज गुड, हम बच गए बड़ी बड़ी मुसीबतों से। सो इट इज 2x माइनस पाई, सो ओवर हियर इट विल बी दिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, अगर मुझे ये मिल गया तो काम हो गया ना। ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस, पाई माइनस 3 पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, सो इट इज पाई और ऊपर 4 इंटीग्रल cos t dt। यहां पे लिमिट सेम रहेगा ना, लिमिट सेम रहेगा ना, हाँ कि ना, हाँ बोल रहे, देखो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर वेरिएबल को चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा। कोई मुझे बोल ही नहीं रहा था, मैं वेट कर रहा हूं कि कोई कुछ बोले। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखेंगे जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना। जब हम लोग डेफिनेट वो नॉर्मल वाले इंटीग्रल करते थे ना, उसके अंदर इश्यू नहीं होता था, सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली खेल खत्म, हम लोग सिर्फ dx dt निकाल देते थे। लेकिन जब कभी भी हम लोग
ये वाले इंटीग्रल्स करेंगे जहां पे लिमिट्स हो, तब हमें लिमिट को भी चेंज करना होगा। व्हाट आई नो इज मेरा x जो है वो बिटवीन 3π/4 से लेके पाई तक है। देन t कहां से कहां तक होगा, कोई मुझे बताएगा? इफ x इज बिटवीन दिस टू दिस, देन t का कितने से कितने के बीच में होगा? चलो फाइंड आउट करो। Sir, why we are not using compound angle formula or aligned angle formula? What do you mean by हीरालाल जी? आप compound angle formula से क्या कहना चाहते हैं? मुझे मैं समझ नहीं रहा कौन से फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हो। Do you want me to use that cos 2x minus pi वाला फॉर्मूला, ऐसा बोल रहे हो? सॉरी हीरालाल जी, आवाज नहीं आया। हाँ बोलिए ना। हाँ, इट इज π/2 से लेके पाई तक है। एक बार वेरीफाई करो ये वाला लिमिट। हाँ हीरालाल जी, क्या कह रहे हो आप? सर, वाई वी आर नॉट यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला और अलाइंड एंगल फॉर्मूला? एक्चुअली आप मुझे जो नाम बोल रहे हो ना, वो मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्या था, मुझे याद दिलाओगे? क्या सबको ये लिमिट दिख रहा है? अदर्स प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट ये लिमिट सही है क्या, π/2 से लेके पाई? यस, ओके, दैट इज फाइन। ओके हीरालाल, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है हीरालाल, आई थिंक ही साइलेंट, आई डोंट नो, बट वी कैन डिस्कस इट लेटर आई थिंक बिकॉज ऑफ द साइलेंस। कोई बात नहीं। ओके, हम लोग अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कोई मुझे बताएगा क्या मिस्टेक है? यस, मैंने dx की जगह पे डायरेक्टली dt लिख दिया। करेक्ट, मुझे हाफ से यहाँ पे dx क्या है, इट इज dt/2। therefore this is equal to 2/π इंटीग्रल π/2 से लेके पाई cos t dt। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा हमें? ये अंदर वाले इंटीग्रल का वैल्यू दे दो। बाहर तो 2/π लिख देता हूं, अंदर वाले इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए मुझे। ये ओके ओके, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन में दिया था। अब इसका यूज करके हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, तो x अगर 3π/4 की तरफ जाता है, सो 2x कहां जाएगा, मुझे बता सकते हो आप? इट इज 3π/2। यस, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली मैंने दोनों साइड। हीरालाल जी गुस्से में चले गए, है ना? सो दिस इज फाइन। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 2x में से मैंने पाई माइनस कर दिया, तो सामने π/2 आएगा। यस सर, नो? अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट t। यानी कि मुझे पता चला अगर x का लोअर लिमिट ये है, तो t का लोअर लिमिट ये होगा, है ना? समझा? उसी तरीके से आप पाई के लिए करो। अगर x जो है, x जो अगर पाई की तरफ जा रहा है, तो 2x 2π की तरफ जाएगा, और 2x माइनस पाई वापस से पाई की तरफ जाएगा। इसीलिए t का अपर लिमिट पाई होगा। ठीक है, यस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? एंड हीरालाल जी वापस आए कि नहीं आए? Let's see. Yes, what is the value of that integral? You guys can let me know in the chat box. क्या करना है आपको, इंटीग्रल लेना है cos t का। वंस यू गेट, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है पाई एंड π/2। हाँ बोलिए। पक्का 1 आएगा? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। आई थिंक 1 सही लग रहा है, -1 होना चाहिए फिर तो। ओके, देयर इज बोथ वे आंसर। किसी को 1 आ रहा है, किसी को -1 आ रहा है, तो हम थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, cos t का माइनस साइन t आता है। हाँ बोलिए ना, बोलिए।
हाँ हाँ ओके ठीक है, हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट को दोनों आ रहे हैं ना ऐसे, तो देख लेते हैं हम लोग। ओके, कॉस टी का इंटीग्रल होता है माइनस साइन टी, तो मैं साइन टी यहाँ पे लिखता हूँ और ये माइनस बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर पाई बाई टू एंड पाई, सो दिस इज सेम एज माइनस टू पाई। फिर साइन पाई क्या होगा सर? इट्स साइन टी। नहीं ना यार, कॉस टी का इंटीग्रल माइनस साइन टी होता है। हाँ इतना तो शायद मुझे याद था। है ना? आई थिंक फॉर्मूला इज माइनस साइन टी, अदर्स प्लीज वेरीफाई। कॉस टी क्या होता है? यस इट इज माइनस साइन टी। ओके, सो साइन टी की जगह पे अब हो जाएगा साइन पाई। इट्स ओके, मैं भी पहले ये मिस्टेक बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए अब मुझे याद है। ठीक है, ओके, सो इट इज माइनस टू बाई पाई। साइन पाई क्या होता है? दैट इज जीरो, ये होता है वन, सो ये माइनस अंदर जाके हो जाएगा टू बाई पाई। करेक्ट। ओके, सो द फाइनल आंसर इज टू बाई पाई। अब मुझे एफ ऑफ सी का वैल्यू मिल गया है टू बाई पाई, therefore my f of c is equal to 2 by pi। मुझे तो c चाहिए, f of c क्या होगा? तो वो था cos 2x माइनस पाई ना, सो ये हो जाएगा 2c माइनस पाई इज इक्वल टू 2 by पाई। therefore अब मैं इनवर्स फंक्शन लगा देता हूं दोनों साइड, सो इट इज 2c माइनस पाई इज इक्वल टू cos inverse of 2 by pi। therefore 2c is equal to pi plus cos inverse of 2 by pi। therefore c is equal to pi by 2 plus half of cos inverse of 2 by pi। so this is the value, definitely हम लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, but this will be the value of c जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैलकुलेटर के हेल्प से हम लोग कुछ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, लेकिन नो नीड ऑफ इट। हमें क्या चाहिए था? हमें सिर्फ सी ढूंढना था। उसके साथ साथ अगर आप कैलसी से थोड़ा इसको काम भी करोगे इसके ऊपर, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू इज बिटवीन द रेंज ओनली। एक ही वैल्यू मिल रहा है तो वो रेंज के बीच में ही होगा। ठीक है, मोस्टली, और है भी इस केस के अंदर मैंने वेरीफाई भी किया कि वो जो वैल्यू है वो रेंज के बीच में आएगा। इज इट ओके? दिस सम इज ओके? ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बाकी सभी को सारे कैलकुलेशन सही से हो रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ये चीजें करनी होगी। हाँ, तभी जाके फिर बैठना नहीं है कि नहीं सर ने नहीं सिखाया। ओके, सो देयर इज वन मोर थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो अभी फटाफट से करो सॉल्व। फोर्थ विल बी अन होमवर्क। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं जा रहा। थर्ड अभी हम लोग फटाफट से डिस्कस करें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 17। ओके, याद रखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 इससे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। मैं आपको इनिशिएट करके दूंगा अच्छे से। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 17। एक्स इज बिटवीन माइनस 6 से लेके माइनस 3। आई थिंक दिस इज राइट। एक बार वेरीफाई हो जाए। एक्स स्क्वायर, यस इट इज राइट। ओके, सिंपल से स्टेप्स है, मैं आपको इनिशिएट करके देता हूं। एफ ऑफ सी क्या होगा? 1 बाई बी माइनस ए। बी क्या है? तो माइनस 3। ए क्या है? तो वो है माइनस 6। बी माइनस ए इंटीग्रल है माइनस 6 से लेके माइनस 3 तक का। अंदर फंक्शन क्या होगा? तो इट इज एफ ऑफ एक्स ना, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 17 dx। जो छोटा वाला नंबर है वो b है, सॉरी वो a है और ये b है, सो इट इज b माइनस ए ना। ये b a से लेके b, हाँ a से लेके b, सही तो जा रहा है। b से लेके लिखा है, चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली वो a और b नोटेशन में मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता था खुद भी। मैंने क्या सोचा, बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे, बड़ा नंबर यहाँ पे लिखूंगा, बड़ा नंबर ऊपर आएगा छोटा नंबर नीचे आएगा, तो लॉजिकली मैं गया, मैंने सोचा नहीं b कौन है a कौन है। बट ठीक है ना, कहीं गलत नहीं लग रहा है ना किसी को भी? इज इट ओके? मैंने सही लिखा ना? एक बार वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। ओके, सो दिस इज आई थिंक 6 माइनस 3 तो 3, और ये छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जा रहा है, तो ये भी सही लग रहा है। ठीक है,
सो आपके पास, सॉरी आई थॉट मेरा टाइम हो गया, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है। किस तरीके से? तो इसको सॉल्व करना इजी है बिकॉज पॉलिनोमियल है ना। जैसे कि इसको सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ तो वैल्यू आएगा, उसको आप इसके साथ इक्वेट करो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स निकालना है। अगर फैक्टर नहीं होता है तो अभी अभी जो ऊपर वाला क्या था ना, आई थिंक दिस इज मोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 वी डिड, है ना। ट्राई करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो करना ही है, ट्राई करो। अगर नहीं होता है ना तो नेक्स्ट क्लास में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करो कि सर थर्ड और फोर्थ नहीं हो रहे, आप सिखाओ। ठीक है, सो अभी के लिए ये दोनों एज एन होमवर्क में ट्रीट करूंगा। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताओ। हम लोग